सवाल चीन की नीयत और चीन को लेकर भारत की कूटनीति दोनों पर है, क्योंकि न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप यानी एनएसजी में भारत की एंट्री के लिए सालों से की गई कोशिशों को चीन ने एक झटके में नाकाम कर दिया। चीन की अगुवाई में कुछ देशों के विरोध के चलते 48 देशों के गुट में भारत शामिल नहीं हो पाया। दक्षिण कोरिया की राजधानी सोल में 2 दिन की बैठक के बाद एनएसजी ने कहा, भागीदारी करने वाली सरकारों ने दोहराया है कि एनपीटी को पूर्ण और प्रभावी तौर पर लागू करना ही अंतर्राष्ट्रीय अप्रसार की आधारशिला है। प्रधानमंत्री जी को ये जानना जरूरी है, हमें दुख के साथ ही कहना पड़ता है। हमने पहले भी कुछ चेष्टा की बताने की कि जहाँ तक कूटनीति है उसमें संजीदगी और गंभीरता होती है। कूटनीति शोर से नहीं होती। हमारा पहले से ही मानना था अमेरिका के जरिए नहीं, सीधे सीधे चीन से बातचीत करनी चाहिए और जो चीन के जो ग्रीवांसेस हैं उनको एड्रेस करना चाहिए। चीन की शिकायत भारत अमेरिका जॉइंट कम्युनिक में साउथ चाइना सी को लेकर के भी है। हालांकि एनएसजी ने अपने बयान में जरूर कहा कि एनपीटी पर दस्तखत न करने वाले देशों की भागीदारी पर चर्चाएं जारी रहेंगी। We understand that despite procedural hurdles persistently raised by one country, a 3-hour-long discussion took place last night on the issue of future participation in the nuclear suppliers group. An overwhelming number of those who took the floor supported India's membership and appraised India's application positively. It is also our understanding that the broad sentiment was to take this matter forward. एनएसजी मेंबरशिप के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद मोर्चा संभाला हुआ था। खबर थी कि पीएम मोदी उन सभी 48 देशों के राष्ट्राध्यक्षों से बातचीत कर रहे हैं जो इस ग्रुप का हिस्सा हैं। यहां तक कि वो खास तौर पर मैक्सिको और स्विट्जरलैंड भी गए ताकि इन देशों को भारत का समर्थन करने के लिए तैयार किया जाए। मैक्सिको और स्विट्जरलैंड ने भारत को समर्थन का भरोसा भी दिया था, लेकिन आखिरकार चीन का विरोध भारत पर भारी पड़ गया। ऐसे में सवाल यही है कि आखिर अपने इस कदम से चीन ने क्या जाहिर किया है। मुद्दा ये भी है कि क्या चीन के लिए भारत को अपनी रणनीति बदलने की जरूरत है। इसी सवाल पर सबसे बड़े एनालिसिस के लिए सीधे चलते हैं जी बिजनेस स्टूडियो। नमस्कार, मैं हूं गौरव अग्रवाल। सवाल सिर्फ एनएसजी मेंबरशिप का नहीं है, क्योंकि चाहे मसूद अजहर का मामला हो या भारतीय सीमा में घुसपैठ का या फिर पाकिस्तान के साथ करीबी बढ़ाने का, चीन हर मोर्चे पर लगातार भारत का विरोध करता रहा है। ऐसे में सवाल यह है कि आखिर क्या चीन के साथ कौन सी डिप्लोमेसी अपनानी चाहिए, क्योंकि पिछली सरकारों से लेकर मौजूदा सरकार तक चीन के साथ रिश्ते सुधारने की लगातार कोशिश होती रही है, लेकिन एनएसजी मेंबरशिप के मामले में इस बार जो कोशिश हुई उसे चीन की चाल ने नाकाम कर दिया। सवाल यह है कि आखिर चीन भारत को क्या संदेश देना चाहता है। मुद्दा यह भी है कि क्या एनएसजी मेंबरशिप ना मिलना भारत के लिए एक बड़ा डिप्लोमेटिक फेल्योर है। इसी मुद्दे पर आज यही है हमारी बिग स्टोरी बिग डिबेट, भारत के खिलाफ चाइना वॉर। और इस मुद्दे पर बात करने के लिए मेरे साथ कुछ खास मेहमान हैं, जिसमें कुछ एक्सपर्ट्स हैं जो डिप्लोमेसी को अच्छे तरीके से समझते हैं। मेरे साथ शीलकांत शर्मा हैं, फॉर्मर डिप्लोमेट हैं। जेके त्रिपाठी हैं, आप फॉर्मर डिप्लोमेट हैं। आरके मल्होत्रा मेरे साथ इस पैनल बने हुए हैं, सिक्योरिटी एक्सपर्ट है और चाइना के ऊपर हम इनसे बात करेंगे। और 2 पॉलिटिकल पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव मेरे साथ है इस पैनल में। गोपाल कृष्ण अग्रवाल बीजेपी से हैं जो अपनी बात रखेंगे, और आशीष दुआ कांग्रेस से हैं जो इस पैनल में अपनी बात रखेंगे। और आप सभी का स्वागत है। और शीलकांत शर्मा साहब, सबसे पहले मैं आपसे ही शुरू करूंगा इस बहस को। सर, एनएसजी को लेकर लगातार कोशिशें हो रही थी भारत की तरफ से, और ऐसा लगता था कि अब नहीं तो कल, आज नहीं तो कल एनएसजी की मेंबरशिप हमें मिल ही जाएगी, क्योंकि तमाम बड़ी कंट्रीज चाइना, फ्रांस सब खुलकर भारत के समर्थन में आ गए थे। लेकिन अमेरिका और फ्रांस, लेकिन चाइना ने एक बार फिर भारत की कोशिशों पर पानी फेर दिया। क्या वाकई चाइना को हम समझ नहीं पा रहे, या डिप्लोमेसी के तौर पर चाइना को हम उस तरह से, हमारी डिप्लोमेसी चाइना को नहीं कन्विंस कर पा रही जो कर देनी चाहिए थी? चीन का रवैया जो इस बार हुआ है वो चीन के पुराने रवैयों से थोड़ा हटकर हुआ है। चीन का जब 2008 में हम लोग एग्जम्पशन चाहते थे जब एनएसजी से, तब चीन खुल के आगे नहीं आना चाहता था। वो दूसरों के कंधे पर रख के बंदूक चला रहा था। और तब भी यही ऑस्ट्रिया, आयरलैंड, न्यूजीलैंड, इन लोगों से चाइना ने कहा और ये लोग अपोज कर रहे थे।
पर तब अंतर्राष्ट्रीय स्थिति ऐसी थी कि ये कंट्रीज भारत के पक्ष में आ गए। तो चाइना जब अकेला पड़ गया और फिर प्रेसिडेंट बुश ने चाइना से बात की तो फिर चाइना भी तैयार हो गया। ठीक। तो इस तरह तब स्थिति ये थी। इस बार ये हुआ है कि चाइना अकेला रहने पे भी अड़ा हुआ है। तो ये अंतर्राष्ट्रीय जो इवोल्यूशन है उसका फ़र्क है। उन 2008 में चाइना जो था और 2016 में चाइना जो है इसमें फ़र्क है। अच्छा। आज इसलिए चाइना थोड़ा सा अब जिसको कहते हैं असर्टिव हो गया है, एग्रेसिव हो गया है। और भारत के लिए इस एग्रेसिव चाइना से डील करने का जो तरीका है वो भारतीय विदेश नीति का एक बड़ा महत्वपूर्ण हिस्सा है। आपने कहा कि 2008 में जो चाइना था वो 2016 से अलग था और चाइना आज अलग हो गया। तो 2008 में जो इंडिया था 2016 में आज जो इंडिया, क्या उसमें कोई बदलाव नहीं है? क्या उसका स्टैंड कुछ बदला नहीं है? नहीं, इंडिया का स्टैंड 2008 से डिप्लोमेसी के तौर पर क्या इंडिया आगे नहीं बढ़ा है? 2008 से 2016 तक भारत ने लगातार कोशिशें की हैं और डिप्लोमेसी के हिसाब से न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप जो है वो 48 मेंबर्स का एक ग्रुप है जिसमें आप मेंबर नहीं हैं। बिल्कुल। तो आपको प्रत्येक मेंबर के पास बायलैटरली जाना पड़ता है और उनसे बताना पड़ता है कि आप क्या चाहते हैं। तो ये जो डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट है ये भारत पिछले 10 सालों से कर रहा है डिफरेंट दूसरे स्तरों पे। जो एनएसजी की मीटिंग होती है वो जॉइंट सेक्रेटरी के लेवल पे होती हैं अक्सर, तो अब तब उस लेवल पे जाके मुलाकातें होती हैं। फिर जब ऊपर हो जाता तो और ऊपर, तो विदेश मंत्री तक, फिर प्रधानमंत्री तक बातचीत पहुंची। तो इस बार जब भारत ने अप्लाई कर दिया था, 12 मई को भारत ने एप्लीकेशन मई के महीने में जब एप्लीकेशन छोड़ दी थी, तो एप्लीकेशन करने के बाद तो फिर जरूरी था कि भारत अपना पूरा डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव तैयार रखे। बिल्कुल। और इसलिए इस पे ज़्यादा एक्टिविटी हुई। और चूंकि डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव था इसलिए हमारे डेमोक्रेटिक कंट्री है तो हर चीज़ ओपनली डिस्कस होती है। तो हमारे यहाँ डिस्कस हुई। चूंकि ये बात में प्रधानमंत्री खुद इन्वॉल्व थे इसलिए एकदम से राजनीति के क्षेत्र में भी ये पहुंच गई। तो अब जब डेमोक्रेसी में ये चीज़ें आती हैं तो जो डिप्लोमेसी की जो नाइसिटीज़ होती हैं, फाइन पॉइंट्स होते हैं, वो एकदम से बड़ी सर्च लाइट में आते हैं। तो एक फ्रेंच का शब्द दिलेतांतिज्म, दिलेतांत जो है वो फिर आगे आ जाते हैं, जिसको जो समझते भी नहीं है चीज़ों को लेकिन रात को पढ़ के सुबह आके बखान करते हैं। तो ऐसे बखानों के कारण डिप्लोमेसी का काम थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि वो डिप्लोमेसी का काम धीरे धीरे चलता है। तो हमारे यहाँ जो बड़े बड़े बड़बोले लोग हैं वो बहुत आ जाते हैं आगे। और आप जब ये बात कर रहे हैं तो उसमें बहुत सारे ऐसे पॉलिटिकल पार्टीज भी हो सकती हैं जो शायद आपसे गुस्सा हो जाए, लेकिन ये आपका व्यू है और मैं मेरा व्यू ये है कि बड़बोलापन जो है ठीक है उसको थोड़ा सा कंट्रोल करना चाहिए। तो जैसे आप चाइना को हम क्या कर देंगे, ये बहुत बड़बोला है। चाइना को जो कुछ करना करिए चुपचाप, जैसे चाइना चुपचाप करता है। आप चाइना को खुलेआम कहेंगे? आपने बड़ी बात की, मैं आपसे इस पे पूछूंगा कि बड़बोलापन का आखिर किसका, लेकिन उससे पहले जेके त्रिपाठी साहब मैं आपके पास आऊंगा और आपके पास आने से पहले मैं आपको कुछ चीजें गिनवाना चाहता हूं और उसके बाद फिर मैं चाइना पर आपसे बात पूछूंगा। मसूद अजहर पर बैन, लेकिन यूएन के प्रस्ताव पर चाइना ने वीटो लगाया। चीनी विद्रोही को भारत का वीजा, लेकिन चीन के प्रेशर के बाद डॉल्गुन ईजा को भारत ने जो वीजा दिया था वो रद्द किया गया। बॉर्डर पर चाइना की घुसपैठ, 250 चीनी सैनिक 9 जून को अरुणाचल प्रदेश में घुस आए। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जिस पर अभी तक सहमति बनाने के प्रस्ताव को चीन ने तवज्जो नहीं दी। स्टैपल वीजा, आज तक अरुणाचल के लोगों को स्टैपल वीजा दिया जा रहा है। भारत का गलत नक्शा, दक्षिण चीन में सागर में भारत चाइना की दादागिरी और पीओके में इकोनॉमिक कॉरिडोर जो कि वो बना रहे हैं इस वक्त। इन सब चीजों को देखें तो सिलसिलेवार लगता है कि चीन भारत के खिलाफ लगभग उतर आया है और एक बार फिर एनएसजी में उसने यही किया। तो क्या चाइना के फ्रंट पर हमारी डिप्लोमेसी कमजोर है और लगातार हमें चाइना से मुंह की खानी पड़ रही है? देखिए, हमारी डिप्लोमेसी कमज़ोर नहीं है। चीन का जो रवैया भारत के प्रति रहा है वो सिर्फ ये नहीं है कि 2 साल में 1 साल में बदला है। चीन का भारत के प्रति रवैया 1962 से लगातार उसी तरह से कायम है। थोड़े बहुत ऊपर नीचे होता रहता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि चीन हमारे लिए बड़ी दोस्ती की पेंगें बढ़ा रहा है। कुछ मुद्दे ऐसे हैं जिसमें हम चीन के साथ सहमति कर सकते हैं, जैसे चीन भी, पश्चिमी चीन में भी आतंकवाद दिखाई दे रहा है, वो एक चीज़ है। दूसरी चीज़, चीन और रूस के साथ मिल करके हम एक आतंकवाद के खिलाफ हम एक एक्सिस बना रहे थे, उस पर हमें आगे काम करना चाहिए। लेकिन हमें साथ साथ ये नहीं भूलना चाहिए कि चीन जो है उसका अपना राष्ट्रीय हित जो है वो पाकिस्तान के साथ अभी बंधा हुआ है और उसी के चलते चीन ने
चीन ने हमें तो सर डिप्लोमेसी यही तो होती है कि जो आपके साथ ना हो उसको कैसे कन्विंस किया जाए जी, और उसको कन्विंस करने के लिए तमाम तरीके होते हैं। तो क्या वो कन्विंस वो डिप्लोमेसी हम नहीं कर पा रहे? नहीं, वो हम कर रहे हैं। देखिए, आप सीधी चीज़ है कि अगर मैं एक उदाहरण दूं कि पाकिस्तान में ग्वादर पे चीन ग्वादर बंदरगाह को डेवलप करने की कोशिश कर रहा है, सिल्कन कॉरिडोर, इकोनॉमिक कॉरिडोर भी बना रहा है, इकोनॉमिक कॉरिडोर, और हमने उसका जवाब दिया कहाँ? चाबहार में। तो ये चीज़ ये है कि हम जहाँ जवाब दे सकते हैं हम जवाब दे रहे हैं, लेकिन ये उम्मीद करना कि चीन के साथ हमारे रिश्ते रातों रात बदल जाएंगे, तो फिर तो ये माने सर आपकी बात का कि हम चाइना से एक प्रॉक्सी वॉर में हैं और ऐसी कोई जगह नहीं है जहां पर चाइना भारत का साथ देता हो, हम केवल उसके साथ एक कन्फ्रंटेशन की मुद्रा में है। नहीं, कन्फ्रंटेशन की मुद्रा हम रख सकते हैं, हाँ। लेकिन धीरे धीरे बैकडोर डिप्लोमेसी, जैसे कि शर्मा जी ने कहा, बैकडोर डिप्लोमेसी के थ्रू हम धीरे धीरे ये कोशिश कर रहे हैं कि चीन के साथ हमारी कई बातों में सहमति बने, और ये चीज़ें जो हैं ये चीज़ें पर्दे के बाहर नहीं आती, ये नेपथ्य के पीछे रहती हैं, इसीलिए बैकडोर डिप्लोमेसी कही जाती है। बहुत अच्छी बात है, बैकडोर डिप्लोमेसी पर्दे के पीछे रहती है, लेकिन जो देश के सामने है वो ये है कि एनएसजी की मेंबरशिप को लेकर तमाम कोशिशें इस बार भी नाकामयाब हो गई। और आर.के. मित्रा, क्योंकि आप एक डिफेंस एक्सपर्ट भी हैं और आप इन चीज़ों को समझते हैं, सर एज अ साउथ एशियन बिग पावर, अगर हम अपने आप को समझते हुए इस बात को पूछें कि अगर ये एनएसजी की मेंबरशिप हमें मिल जाती तो हम कितने बड़े यहाँ पर अगर एक शब्द का यूज़ करें, कितने बड़े तीरंदाज हो जाते हैं हम, और अगर नहीं है और चाइना ने जिस तरह से अभी उसका अपोज किया है भारत के स्टैंड को, भारत को लेकर, भारत की मेंबरशिप को लेकर, क्या ये माने कि एक अनडिक्लेयर्ड स्टैंड ऑफ है भारत और चाइना के बीच में? नहीं, हम एक छोटी सी चीज़ का बहुत बड़ा बवाल बना रहे हैं। सच तो ये है कि मोटे तौर पे कन्फ्रंटेशन चाइना और इंडिया की क्या है? मोटे तौर पे ये है कि भारत साउथ एशिया कॉन्टेक्स्ट से विश्व स्तर पे जाना चाहता है डिप्लोमेटिकली, और विश्व स्तर पे जो नीतियां बनती हैं उसमें शामिल होना चाहता है। चाइना ये चाहता है कि तुम सिर्फ साउथ एशिया में, एशिया में ही नहीं, साउथ एशिया में फंसे रहो, इसलिए पाकिस्तान का एक गले के अंदर सांप उसको हमारे साथ बांधने की कोशिश करता है। पर जो हमारे प्रधानमंत्री ने, मोदी साहब ने एक प्रोएक्टिव, बड़ी जल्दी बहुत कुछ करने की कोशिश की, और ना सिर्फ बहुत जल्दी बहुत कुछ करने की कोशिश की, कई कुछ चीज़ें जो वो बाद में कर सकते थे उनको पहले कहा। ब्रह्मोस वियतनाम को दे रहे हैं, साउथ चाइना सी में जाके एक्सरसाइज कर रहे हैं, ये आप चीज़ें बाद में कर सकते हैं। जब चाइना एक दफ़े आपके खिलाफ हो जाता तब आप कहते हैं कि देखिए हम आपको जवाब दें। फिर तो ये डिप्लोमेसी का ही पार्ट हो गया सर। हाँ, तो इसके अंदर डिप्लोमेसी, आई डोंट थिंक डिप्लोमेसी सक्सीडेड। और आप एक पब्लिक वार्तालाप में इन चीज़ों को ले आए, इन चीज़ों को आराम से बात की जाती है। आपने पहले डिक्लेयर कर दिया, सुषमा स्वराज ने, कि चाइना इज कमिंग अराउंड और चाइना हमारा साथ देगा। उधर सरताज अजीज ने 4 दिन पहले डिक्लेयर कर दिया कि वी हैव सक्सेसफुली ब्लॉक्ड इंडियाज बिड फॉर द नेशनल सिक्योरिटी द एनएसजी। तो अगर फेलियर किसकी हुई, पाकिस्तान की हुई कि हमारी हुई? आप जब भी डिप्लोमेटिक नाइसिटीज को पहले ही पब्लिक डिबेट में ले आएंगे और विक्ट्री क्लेम करना शुरू कर देंगे, और जो चीज़ आप हथियार इस्तेमाल कर सकते हैं डिप्लोमेटिकली चाइना के अगेंस्ट, उसको आप पहले ही साउथ चाइना सी चले जाएंगे, वियतनाम के साथ एक मिलिट्री ब्रह्मोस देना शुरू कर देंगे और मिलिट्री तादाद देना शुरू कर देंगे, तो चाइना का ठीक है आप करते हो तो हम आपको कैसे आने देंगे एनएसजी में। हमारी डिबेट ये होनी चाहिए थी कि आप एनपीटी की बात करता है चाइना, तो आपने ग्रैंडफादर क्लॉज करके चश्मा 1, चश्मा 2, चश्मा 3, चश्मा 4, तो प्रोलिफरेशन कौन कर रहा है? नॉर्थ कोरिया आज एक इतना बड़ा न्यूक्लियर पावर बना हुआ है, किस वजह से बना हुआ है? पाकिस्तान को न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी कहां से मिली और पाकिस्तान के थ्रू ईरान कहां हुई? तो उन चीजों की बात करनी चाहिए ताकि चाइना डिफेंस उस कंट्री का सपोर्ट कर रहे हैं जिसके ऊपर प्रोलिफरेशन के सबसे बड़े आरोप लगे हुए। बिल्कुल, और हम लोग इस डिबेट की जगह हम कह रहे हैं कि हम ये मेंबर बनना चाहते हैं चाइना, तो चाइना को पता होना चाहिए कि पब्लिकली हम उसको कैसे हैरेस कर सकते हैं। ठीक है, गोपाल कृष्ण अग्रवाल और आशीष दुआ, अब मैं आप लोगों के लिए या कहें पॉलिटिकल पैनलिस्ट के लिए ये फ्लोर ओपन करूंगा, और सवाल सबसे पहले इस दौर में आशीष दुआ आपसे पहले मैं गोपाल कृष्ण अग्रवाल से लूंगा, फिर आपके पास आऊंगा। गोपाल कृष्ण अग्रवाल, आपने तमाम एक्सपर्ट्स को सुना, 2 चीजें साफ निकल कर आती हैं, या तो जल्दबाजी की गई है सरकार की तरफ से, नहीं तो डिप्लोमेटिकली फेल्योर है, क्योंकि पूरी तैयारी के साथ आप नहीं गए और जितना ढोल आपने एनएसजी का पीट दिया इतना पीटना नहीं चाहिए था।
क्या लगता है कि कहीं कोई चूक रह गई, क्योंकि केवल एक्सपर्ट्स ही नहीं, कांग्रेस भी आप पर यह सवाल उठा रही है? नहीं, देखिए कांग्रेस क्या उठा रही है सवाल, उसको छोड़ देते हैं। एक्सपर्ट और बाकी जो हमारी चर्चा है उस पर मैं जरूर बोलना चाहूँगा। पहली बात, ये हमारा केवल चाइना इंडिया का बायलैटरल रिलेशन के ऊपर नहीं था ये सारा। अगर हमारे को केवल चाइना से हमारे रिलेशंस कैसे ठीक करने, वो करने केवल इंडिया चाइना रिलेशंस होते तो हमारे अलग रास्ते होते, और यह बात सबको समझनी चाहिए। हम एक मल्टीपोल रिलेशनशिप को डेवलप कर रहे हैं। हमें जहाँ पे जापान को भी देखना है और वियतनाम को भी देखना है, अमेरिका को भी देखना है, पाकिस्तान को कैसे करना है वो भी देखना है, अफगानिस्तान को देखना है। तो ये सारे तो प्रॉस एंड कॉन्स को देख के समझ के हमारा चाइना के साथ एक्सचेंज होगा। ये एक महत्वपूर्ण सर, जो आपने आर के मल्होत्रा जी को सुना, पूरी बात आपने आर के मल्होत्रा जी को सुना, उन्होंने सबसे पहला सवाल क्या उठाया, आप करिए, लेकिन आप उससे पहले जो बातें कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं इमैच्योरिटी की तरफ इशारा करती है। यही तो मैं मल्होत्रा जी की बात में यही कहना चाह रहा हूं कि आप केवल अगर चाइना से रिलेशन हमें देखने होते तो हो सकता था हम उनको बाद में करते। हमें मल्टीनेशनल इंटरनेशनल डिप्लोमेसी पे भी देना है। ये मैं एक पॉइंट कह रहा हूं, जरूरी नहीं है कि उसमें भी प्रॉस एंड कॉन्स सिचुएशंस हो सकते हैं, लेकिन हमें अगर जापान को कुछ मैसेज देना है, जापान से हमें रिलेशन बनाने, वियतनाम से बनाने, साउथ ईस्ट एशिया में अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाना है, अमेरिका के साथ कुछ हमारे नेगोशिएशंस हैं, तो उसमें हम केवल चाइना और इंडिया रिलेशंस को नहीं देख सकते। दूसरी बात, डिप्लोमेसी में अब क्या प्रॉब्लम आ रही है, अब जो बिजनेस इंटरेस्ट, इकोनॉमिक इंटरेस्ट सबसे महत्वपूर्ण है, तो हम उसको 50 बार समझाते रहे, उससे बड़े प्यार से बात कर लें, उससे नहीं होगा। हमारे और चाइना के आज कई इकोनॉमिक इंटरेस्ट बिल्कुल पूरी तरह से क्लैश हो रहे हैं, तो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट भी क्लैश हो रहे हैं, जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी क्लैश हो रहे हैं, तो वह तो रहेंगे ही। ये फैक्ट ऑफ द केस को समझ के हमें आगे बढ़ना चाहिए, और डिप्लोमेसी इज ए कंटीन्यूअस प्रोसेस। किसके लिए कह रहे हैं? ये आप बात किसको समझाने की कोशिश कर रहे हैं? मैं ये कह रहा हूं, ये बात तो आपको समझनी चाहिए जो आप बात कर रहे हैं। मैं आपको ये कह रहा हूं कि इसी लाइट में, इस परिप्रेक्ष्य में हमें अपने बायलैटरल रिलेशंस और डिप्लोमेसी के जो एक्शंस हैं गवर्नमेंट के, उनको एनालाइज करना चाहिए। उस लिमिटेशंस के तहत हम आगे बढ़ रहे हैं। आज हमारे रिलेशन, बात मानते हैं इस बात को आशीष? एक पूरी बात जल्दी से कंप्लीट कीजिए, जल्दी से इकोनॉमिक इंटरेस्ट को हम चाइना को कंट्रोल, रेगुलेट भी करना मतलब चाहते हैं कि सर ये तो करना पड़ेगा आपको, और हम बाकी कंट्रीज से करना पड़ेगा, और वही हम बढ़ रहे हैं। दिस इज कॉल्ड डिप्लोमेसी, जो कहीं ना कहीं जिसको आपने मोदी डिप्लोमेसी कहा, और वो मोदी डिप्लोमेसी एंड वी आर मूविंग अहेड। क्या आप मानते हैं आशीष दुआ इस बात को? देखिए, अभी एक्सपर्ट्स जो थे, शर्मा जी, त्रिपाठी जी और मल्होत्रा जी ने जो बात कही, मुझे लगता है अग्रवाल साहब को बात समझ नहीं आई। सबसे क्लियर बात यह है कि डिप्लोमेसी बड़बोलेपन से नहीं होती, डिप्लोमेसी झूले पर पींगे डालने से नहीं होती, डिप्लोमेसी व्हाट इज अनसेड इज सेड, जो कहा नहीं जाता वो बोला जा वो समझा जाता है। तो आज जो चाइना ही नहीं और कंट्रीज खड़ी हुई, मैक्सिको, स्विट्जरलैंड, टर्की, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रिया, ब्राजील, न्यूजीलैंड, आयरलैंड, आप अग्रवाल साहब सुनिए, बड़बोलेपन ने आपके आज देश को शर्मनाक स्थिति में ला दिया। आनंद शर्मा जो प्रीएम्प्ट कर रहे हैं चीजों को, माहौल बना था एनएसजी की मेंबरशिप, जो आज इतने बड़बोलेपन से आपने कहा कि हम लेके आएंगे, और आज पूरे देश को शर्मिंदा होना पड़ रहा है उस बात पर। आप ऐसी क्या शर्मिंदा हो रहे हैं? आप बड़े आराम से समझाऊंगा। शर्मिंदगी की क्या बात है? आपकी आज हमने 48 कंट्रीज में से आज लगभग शर्मिंदगी की बात इसलिए, अग्रवाल साहब, आपको बाकी एक्सपर्ट्स की बात समझ नहीं आई, तो मैं आपको राजनीति की बात भी समझाता हूं। डिप्लोमेसी की बात तो आपको समझ नहीं आई, राजनीति की बात मैं समझाता हूं। 2008 में जो कांग्रेस सरकार ने, यूपीए सरकार ने देश की स्थिति थी, हमने बिना एनपीटी साइन किए हुए एक न्यूक्लियर अपार्थाइड खोला देश के लिए, जब हमें न्यूक्लियर फ्यूल की जरूरत थी, और हम न्यूक्लियर फ्यूल लेके आए जब न्यूक्लियर अपार्थाइड की पोजीशन थी। अमेरिका ने तो ये एनर्जी भी तो 2004 से चल रहा है। अगर आप एनर्जी का जो है, ये कोई आज हमारा एजेंडा थोड़ी ना। सुनिए मेरी बात, आप पूरी बात सुनिए, मैं पूरा घटना प्रक्रम बता रहा हूं। जल्दी बोलिए। 2004 से आप एनर्जी में फेलियर होते आ रहे हैं। हाँ जी, आप 2004 से फेल हो रहे हैं। फेलियर इस तरह से ढिंडोरा पीट के हमने मुंह की नहीं खाई चाइना से।
आप ये पूरी बात सुनिए। नहीं तो आपने क्या किया चाइना, आपने चाइना को कैसे, नहीं एक मिनट आशीष दू, आपने ऐसा क्या किया जो चाइना आपके साथ आ गया? कोई एक मुद्दा बताइए जिस पर चाइना ने आपका साथ दिया। एनएसजी छोड़िए, आप कोई एक मुद्दा बताइए। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर चाइना के साथ आप सहमति बना पाए? नहीं, मसूद अजहर पर आपने, मसूद अजहर तो खैर अभी हुआ है, स्टेपल वीजा पर आप चाइना से कुछ कर पाए? बात चाइना इंडिया की नहीं हो रही है। मुझे लगता है चाइना इंडिया की बात नहीं, बात एनएसजी मेंबरशिप की बात है। और जहां तक एनएसजी मेंबरशिप की बात है, जो यूपीए ने अपार्थाइड खत्म किया, इसी बीजेपी सरकार ने जो एग्रीमेंट हुआ अमेरिका के साथ 1 to 8 सर सुनिए आप सुनिए मेरी बात सुनिए उसके सर, मेरी बात सुनिए सर। नहीं, मुझे पूरी मेरी बात सुनिए, फिर आप पूरी कीजिएगा अपनी बात। मिस्टर दुआ, मेरी बात सुनिए, फिर अपनी बात पूरी कीजिएगा। मैं आपको टाइम दूंगा। नहीं, आप मुझे, मैं आपको टाइम दूंगा। मैंने देखो मैं आपसे वादा करता हूं, मैं आपको टाइम दूंगा। मेरी बात तो सुन लीजिए। खत्म करने दीजिए। अच्छा, खत्म कीजिए अपनी बात, खत्म कीजिए आपकी, खत्म कीजिए अपनी बात जल्दी। तो जहां तक अब न्यूक्लियर अपार्थाइड खत्म करने की बात, न्यूक्लियर फ्यूल लेने की बात, एनपीटी ना साइन करके हमें कंट्रोल रजीम में आने की बात, जिसमें इसमें 4 कंट्रोल रजीम्स हैं। एमसीटीआर जिसकी मेंबरशिप अब मिल गई है हमें, एनएसजी, एक वासनर ग्रुप है और ऑस्ट्रेलिया ग्रुप है। ये 4 न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी कंट्रोल रजीम्स की बात है। इंडिया को न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी इंपोर्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट। अच्छा सुनिए, ये तो टेक्निकल बात हो गई, ठीक है, ये टेक्निकल बात हो गई। मिस्टर दुआ मेरी बात सुनिए आप। सर मेरी बात, मैंने आपकी बात सुनी, मेरी बात टेक्निकल बात भी समझ, नहीं मेरी बात सुनिए। आपने राजनीतिक बात कही, मैं नहीं कह रहा कि बीजेपी ने गलत किया या सही किया, वो आप उस पर सवाल उठाइए, वो जवाब देंगे। मेरी बात सुनिए, हम सबसे ज्यादा जो लोग सिस्टम में उन चीजों को अच्छे तरीके से समझते हैं, फॉर्मर सेक्रेटरी एक्सटर्नल अफेयर्स एस रसगोत्रा की एक किताब है, आपने पढ़ा हो, अगर नहीं पढ़ा हो तो मैं बता देता हूं उन्होंने अपनी किताब में क्या लिखा है। उन्होंने लिखा है कि भारत को एनएसजी की मेंबरशिप के लिए जोर नहीं लगाना पड़ता अगर प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी के उस प्रस्ताव को मान लिया होता जो 1964 में चीन के परमाणु विस्फोट से पहले भारत को विस्फोट में मदद की बात कही गई थी। यह पूर्व विदेश सचिव एस रसगोत्रा की किताब में कहा गया है। तो मेरा रिजर्वेशन यह है आपके साथ कि अगर आप बीजेपी पर सवाल उठाते हैं एनएसजी की मेंबरशिप को लेकर, तो आपको उतना ही उसमें अपने ऊपर भी बोलना चाहिए कि हमसे भी कमी रह गई है, ये आपको मानना चाहिए। मैं किसी को यहां पर डिफेंड नहीं कर रहा, लेकिन कांग्रेस केवल क्लियर ऐसे नहीं निकल सकती। जहां तक 1947 से इंडिपेंडेंस के बाद से देश की तरक्की का है, डिप्लोमेसी का काम है। कांग्रेस ने जितने सालों में राज किया है, इवन एवरी ईयर देयर हैज बीन इंक्रीमेंटल ग्रोथ इन इंडियाज पोजीशन। दूसरी बात में जहां तक एमके रसगोत्रा की बात करेंगे, एमके रसगोत्रा कोई ऐसी पोजीशन में नहीं थे डिसीजन मेकिंग पावर में कि वो ये कह सके कि इंडिया को मेंबरशिप मिल रही थी और हमने मेंबरशिप लेने से मना कर दिया। कोई किसी और ने भी इसको क्वांटिफाई नहीं किया, किसी और ने भी इसको सपोर्ट नहीं किया जो उन्होंने किताब में लिखा है। तीसरी जहां तक बात मैं कहना चाहता हूं कि आज की अगर डेट की बात करें जी, जो आज की डेट की हम बात करें तो हमने जहां तक दो सीढ़ी पीछे हटे हैं, हम 2008 से 2 सीढ़ी आगे नहीं हटे हैं। आप याद करेंगे जब ये सरकार आई थी, इमीडिएटली एक लिमिटेड लायबिलिटी जो थी, जो साइन किया गया था, उसमें डाइल्यूशन किया गया इस सरकार। चलिए ठीक है, आप मेरी बात को आप दूसरे मुद्दे पे चले गए। मैं आ रहा हूं गोपाल कृष्ण गुराल में आ रहा हूं प्रश्न पूछेगा। ओके मिस्टर दुआ, यू मेड योर पॉइंट, बट आप लिमिटेड लायबिलिटी क्लॉज के ऊपर चले गए। वो डील तो 2008 से अटकी हुई थी सर, वो तो बढ़ाने की बात कही गई है। उसमें आप जो बात कर रहे हैं ठीक है, उस पर एक्सपर्ट से मैं कमेंट ले लूंगा, लेकिन जेके त्रिपाठी, क्या जो कांग्रेस कह रही है इस बात को मान सकते हैं कि भारत के लिए शर्मनाक बात है? क्या कहीं से इसको शेम से जोड़ सकते हैं? कैसे जोड़ सकते हैं? बिल्कुल इसमें शर्म की कोई बात नहीं है। ये ऐसा नहीं है कि हम कोई चीज लेने गए थे, शेल्फ से उठाने गए थे, उठा नहीं पाए, हमें मना कर दिया गया। और अगर शर्मनाक बात है तो फिर जो इससे पहले सरकारों में रहे उनका भी इसमें पूरा हिस्सा होना चाहिए, उनकी भी जिम्मेदारी होनी चाहिए। क्योंकि देखिए विदेश नीति, लेट हिम कंप्लीट मिस्टर दुआ। इतने स्ट्रांगली दुआ जी देखिए, आप ही भी जानते होंगे कि विदेश नीति जो है वो रातों रात नहीं बनती और रातों रात नहीं बदली जाती। किसी भी देश की विदेश नीति जो है वो राष्ट्रीय हित का परिपालन करती है और राष्ट्रीय हित इतने जल्दी नहीं बदलते। इसलिए क्या होता है कि चाहे कांग्रेस की सरकार आई हो,
चाहे चरण सिंह की सरकार आई हो, चाहे बीजेपी की सरकार आई हो, बेसिक विदेश नीति जो है एक ही रहती है। उसमें अलग अलग सरकारें बढ़ाने का काम करती हैं। बस ये है कि कुछ सरकार धीमी गति से उसमें परिवर्तन करती है, कुछ सरकार उसमें तेज गति से चलती है। तो ये जो आप एनएसजी की सदस्यता की बात करें या एनपीटी पे साइन न करने की बात करें या मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम की बात करें, ये सब बात ये हम नहीं कर सकते कि बीजेपी इसकी क्रेडिट ले रही है, इसकी क्रेडिट नहीं, कांग्रेस इसकी क्रेडिट ले रही है, इसकी क्रेडिट नहीं ले रही है। ये आपको मीठा मीठा गप कड़वा कड़वा थू नहीं करना चाहिए, न बीजेपी को ऐसा करना चाहिए। मेरा ये मानना है कि इसमें कोई शर्म की ऐसी बात नहीं। ये चीज पहले से पता थी कि अभी हमें साल 1.5 साल इसमें लग सकता है। बस ये है मेरा कहने का मतलब कि इस चीज को इतना ज्यादा एक्सपोज किया गया, इस चीज को इतना ज्यादा हाइप कर लिया गया पॉलिटिकल पार्टीज द्वारा, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो। ठीक है, मैं आ रहा हूं मिस्टर दुआ, आ रहा हूं। उनकी बात पूरी जल्दी अपनी बात पूरी कीजिए। अपनी बात पूरी इस चीज को इतना हाइप कर लिया गया कि उससे ओवर एक्सपेक्टेशंस हो गई लोगों की। ठीक है, ओवर एक्सपेक्टेशंस हो गई। मैं गोपाल कृष्ण आ रहा हूं आपके पास। मैं गोपाल कृष्ण आ रहा हूं। इससे पहले कि मैं जो बात है वो पूरी हो जाए, उसके बाद मैं आपके पास आता हूं। मैं आ रहा हूं मिस्टर दुआ, आई एम कमिंग टू यू। कि ये ओवर एक्सपेक्टेशन गिव मी 2 मिनट किसने बिल्ड की है? मैं आ रहा हूं आपके पास। श्रीकांत जी, मैं एक कमेंट आपसे लेना चाहता हूं। कमेंट ही लेना चाहता हूं कि जो बात यहां पर निकल कर आ रही है कि क्या वाकई इस सरकार ने जल्दबाजी की इस चीज को लेकर, एनएसजी की मेंबरशिप को लेकर, या आपको लगता है कि काम हुआ सही लेकिन बहुत उस तरीके से नहीं हो पाया और कहीं कोई चूक रह गई एनएसजी की मेंबरशिप को लेकर? मैं नहीं मानता कि कहीं कोई चूक रह गई। मैं ये मानता हूं कि ये एक डिप्लोमेटिक प्रोसेस है जिसमें हमें एंगेज होना था, हमें करना था ये काम, और इसका एक अपना टाइम फ्रेम होता है, धीरे धीरे चलती है प्रोसेस। ठीक है। और इसका उदाहरण अच्छी तरह समझाने के लिए मैं कहूंगा कि न्यूक्लियर जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल है उसमें परमानेंट मेंबरशिप के लिए हम लोग कितने सालों से कोशिश कर रहे हैं, बिल्कुल, पर नहीं मिल पाई। पर क्या इसका मतलब यह था कि 2005 में जब हमने कोशिश की थी वो बेकार थी, या उससे कारण शर्मिंदा होना था हमें, या अब 2015 में हम फिर कोशिश करेंगे और आप कहेंगे वो कर रहे हो नहीं मिल पाई तो शर्मिंदा होना है, या 1995 में भी कोशिश की थी। हर 10 साल में ये मुद्दा उठता है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में, और वहां भारत मेंबर है, जनरल असेंबली का मेंबर है, महत्वपूर्ण मेंबर है। पर फिर भी जो कोशिशें होती हैं, और बहुत कोशिशें होती हैं, पर फिर भी चाइना तब भी वहां पे रोकता है, और यही पाकिस्तानी जाके कॉफी क्लब में जाके रोकते हैं। तो ये तो लगे रहेंगे आपके साथ। ये तो जैसे राजीव गांधी ने कहा था, ये लिम्पिट है, आपके खून के साथ लगे हुए हैं खून चूसने के लिए। तो मुश्किल ये है कि ये हमारी स्थिति है, हमारी जियोपॉलिटिकल स्थिति ये है कि हमारे दो पड़ोसी जो हैं उनको हमारी बातें फूटी आंख नहीं सुहाती। तो अब आप जब कुछ करना चाहते हैं तो रोकेंगे, पर इसका क्या मतलब हम हाथ पे हाथ रख के बैठ जाए, कुछ ना करें? ये तो गलत बात है। और बिल्कुल जो कुछ इन्होंने किया वो वही बिल्कुल चीज सही किया। गोपाल कृष्ण अग्रवाल साहब, आपने सुना एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं? आपने सुना कि कहीं ना कहीं चूक रही है और चूक नहीं रही है, तो कहीं ना कहीं ज्यादा कुछ एनएसजी को लेकर माहौल बना दिया गया। देखिए, जो डिप्लोमेसी है ये लॉन्ग डाउन प्रोसेस है, और अभी हम क्या है वर्क इन प्रोग्रेस पे ही तय करना चाह रहे हैं कि आज तो अभी फिनिश प्रोडक्ट नहीं आया। अरे फिनिश प्रोडक्ट तो आया नहीं, अभी इट इज वर्क इन प्रोग्रेस, और 2004 से शुरू हुआ था। और एक स्टाइल है, आज इंटरनेशनल ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे मोदी जी की जो इमेज है वो क्यों है, वो प्लस पॉइंट्स भी हैं। तो अगर आप इसको जो हाई प्रोफाइल उनका जो मूवमेंट है जिसका कारण हमने बहुत सारे डिविडेंड किए, आज एफडीआई में इतना बड़ा वो हुआ। और मुझे एक चीज जरूर कहनी है कि आज तो आप और कांग्रेस ऐसे बोल रहे हैं जैसे वो खुश हो गए कि एनएसजी का काम नहीं हुआ। अरे आप क्या बात कर रहे हैं? आप ये कहिए कि ठीक है और प्रयास की जरूरत है, हम एग्री करते हैं, हम खुद ही मान रहे हैं कि एनएसजी में हमें अभी वर्क इन प्रोग्रेस है, हमें अभी पूरी तरह से एनएसजी की मेंबरशिप तो नहीं मिली है। हम क्या कह रहे हैं मिल गई, ठीक है, लेकिन एक हम बड़ा प्रयास और करना चाहिए, और तरीके से करना चाहिए। ये बात तो चर्चा करें, ठीक है। ये तो ऐसे खुश हो रहे हैं कि जैसे कि मोदी जी की वो हार हो गई, ये हो गई, मतलब आप देश के हित में ये खुश हो रहा है कि मोदी जी एनएसजी में इलेक्शन हार गए। लेकिन ठीक है, चलिए जोक्स अपार्ट, और वो आप कह रहे हैं हर बात को जोड़ रहे हैं। लेकिन मोदी जी ने जिस तरह से कोशिश की उससे उम्मीदें ज्यादा लग गई थी। मैं आता हूं, ये तो आप खुशी की बात है ना, हमें ही नहीं पूरे विश्व को इसकी उम्मीदें लगी थी कि हम इतनी तेजी से लग रहे हैं। तो कोई चीज में हमें एक जील के साथ लगे तो हुए थे, हम अब प्रयास में सफल भी हो जाएंगे अब आगे। ठीक है, आरके मल्होत्रा, वर्क इन प्रोग्रेस है। ठीक है, वर्क इन प्रोग्रेस। आरके मल्होत्रा साहब, इस बात से इत्तेफाक रखते हैं आप? देखिए, ये कहना कि वर्क इन प्रोग्रेस है ये सही, लेकिन हम क्यों इसको हार मान रहे हैं? बिकॉज इसकी जो जीत का हिस्सा है वो हम सामने नहीं ला पा रहे। इसका जीत का हिस्सा क्या कि आप एनएसजी में ये एजेंडा प्लेनरी में ले आए,
चाइना ने कहा कि ऐसा कोई एजेंडा ही नहीं है, प्रिलिमिनरी में ऐसा डिस्कशन ही नहीं है। और सडनली आपने देखा कि इस पे बहस हुई, और बहस ऐसी हुई कि एक्सेप्ट फॉर चाइना बाकी सब तकरीबन इस पे सहमत थे। तो ये एक बड़ी जीत है। हम इसको तो देख ही नहीं रहे, हम हार को देख रहे हैं, जिस वजह से इसका पूरा परिप्रेक्ष्य नहीं देख रहे। और हुआ क्या, प्लेनरी थी कि एनएसजी के अंदर इसकी डिबेट होगी कि नहीं होगी। प्लेनरी में उन्होंने कहा कि साहब कई प्रोसेसेस हैं, जब तक ये प्रोसेसेस एनपीटी के साथ जुड़े हुए प्रोसेसेस नहीं है तब तक हम इंडिया का केस कंसिडर नहीं कर सकते। नॉन एनपीटी सिग्नेटरी को हम नहीं ला सकते। ठीक है, तो ठीक है, प्लेनरी में नहीं हुआ और एनएसजी में नहीं गए। पर बड़ा मुद्दा यही है कि चाइना का एटीट्यूड जो है, नहीं सर, तो बहुत बेसिक क्वेश्चन आता है सर कि आप ग्लोबल किसी भी फोरम पे जाएं, ग्लोबली चाइना आपसे पहले है और आपसे पावरफुल है, तब तो अगर वहां पर ऐसी कंसेंसस या वीटो पावर की बात आएगी तो चाइना हर जगह आपकी खिलाफत करेगा, फिर कैसे पार पाएंगे उससे? देखिए, डिप्लोमेटिकली एक मैच्योर देश आप किसको मानते हैं? एक मैच्योर देश उसको नहीं मानते जो बॉक्सर है। एक मैच्योर देश उसको मानते हैं जो अपनी बात रखता है ताकि पूरी दुनिया ये कहे कि ये जो बात कह रहा है ठीक कह रहा है कि नहीं कह रहा। तो आपने एक्चुअली चाइना को आइसोलेट कर दिया। आपने इसको ये दे दिया कि चाइना मैच्योर नहीं है, इट इज स्टिल इन्वॉल्व्ड इन रीजनल पॉलिटिक्स, और ग्लोबल प्लेयर चाहे बन गए अपनी ताकत की वजह से, लेकिन उसकी कुव्वत और काबिलियत नहीं है वैसा बनना। तो आप अगर इस किस्म की इमेज उनकी सारे दुनिया में ला सकते हैं तो ये तो आपकी सक्सेस है। लेकिन लगता ऐसा रहा है कि चाइना आपको रीजनल पॉलिटिक्स में उलझा रहा है। हाँ, उलझा तो रहा ही है, लेकिन हम उलझेंगे क्यों? जिससे एक बड़ा फर्क जो आया है डिप्लोमेटिकली, मिलिटरीली, और जिस हिसाब से भारत जा रहा है, वी आर नाउ प्रोएक्टिव। पहले क्या था, हम रिएक्टिव हुआ करते थे, कुछ हो गया उस पर हम कुछ रिएक्शन करेंगे। आज हम इंटरनेशनल मुद्दा सेट कर रहे हैं कि भारत को इस जगह की जरूरत है, भारत को यह करने की जरूरत है, ठीक है, भारत मिलिटरीली इनके साथ एंगेज कर सकता है, तो बाकी लोग रिएक्ट करेंगे, चाइना रिएक्ट करेगा। तो ये आपकी एक सक्सेस स्टोरी है जिसको आप बात ही नहीं कर रहे, आप बात कुछ और करे जा रहे हैं इसके बारे में। एक चीज और मैं ये कहना चाहता हूं, जो पेरिस क्लाइमेट समझौता हुआ उसमें भारत की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी, और हमने एनर्जी को उसके साथ बहुत अच्छी तरह रिलेट किया है कि 40% ऑफ एनर्जी रिक्वायरमेंट फ्रॉम न्यूक्लियर वो तब होगा जब हम एनर्जी के मेंबर बनेंगे। तो एक तरीके उसमें हमारे साथ पूरे विश्व साथ में, तो आप कई फैक्टर्स को देखिए, हम बहुत आगे बढ़े, लेकिन वर्क इन प्रोग्रेस है, उसको पॉजिटिवली आशीष दुआ कुछ कहना चाह रहे हैं। आशीष दुआ कुछ कहना चाह रहे हैं। ठीक है, आशीष दुआ बोलिए, क्या कहना चाह रहे हैं आप? देखिए, पीसफुल यूज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी में तो कोई ऑब्जेक्शन है ही नहीं उसमें किसी को, उसमें हम पहले ही एंट्री कर चुके हैं। जहां तक दूसरी बात वर्क इन प्रोग्रेस की, बहुत बार अग्रवाल साहब कह रहे हैं, तो मैं इनको धन्यवाद करता हूं कि आज इन्होंने मान लिया कि एफडीआई न्यूक्लियर डील देश की जरूरत थी, और जो इनका पहले स्टैंड था वो एकदम गलत था। आज वो सरकार में आके इन्होंने अपना स्टैंड सही किया, अपना उलटफेर किया, जीएसटी पे भी किया, उसकी भी हमें खुशी है। जहां तक हार की बात या उसकी ये जो लीपापोती कर रहे हैं हमारे डिप्लोमेटिक फ्रेंड्स और हमारे एक्सपर्ट्स, तो हार क्यों कह रहे हैं? समझने की कोशिश नहीं कर रहे कि चाइना ने किया। दुआ साहब, ये हार कैसे? एक मिनट सर, सबसे पहले सुनिए आशीष दुआ साहब, हार 2014 से 16 तक आप ही हारते रहे, लेकिन आप फॉर्मर डिप्लोमेट्स पर और डिफेंस एक्सपर्ट्स पर अगर इस तरह से सवाल उठाएंगे लीपापोती, तो ये कहीं अच्छा नहीं लगता सर। सवाल थोड़ा शब्द आपने सही यूज किया नहीं लीपापोती का, क्योंकि ये उनके रिजर्वेशंस हैं। आप अपनी बात रख सकते हैं, लेकिन अपने बातों को आप फैक्ट्स के साथ रखिएगा, जो आप कह रहे हैं। बोलिए। और आप 2004 तक के हार के बारे में बोलिए ना, अगर इसको हार कैसे? आप अग्रवाल साहब आप चुप रहिए, आप चुप रहिए। आज जो आपने किया देश के साथ, जहां तक मैं क्लियर कट बताना चाहूंगा आपको कि चाइना ने बहुत क्लियर कर दिया था प्लेनरी में कि इंडियाज एप्लीकेशन वाज नॉट कंसिडर्ड फॉर एंट्री इनटू एनएसजी। व्हाट वाज डिस्कस्ड वाज ओनली क्राइटेरिया फॉर एंट्री ऑफ नॉन एनपीटी नेशंस। और यहां सबसे बड़ी जो हमारी डिप्लोमेटिक हार कहेंगे, और शर्मनाक में जो बात कहूंगा कि आज आपने इंडिया और पाकिस्तान को इक्वेट करा दिया, एक साथ खड़ा कर दिया हमने उस कटघरे में पाकिस्तान के साथ, जो एक रोग स्टेट है, जो नॉन प्रोलिफरेशन जिसने विश्वास नहीं किया, उनके अब्दुल कादिर खान ने आपने जो बात की उस पर जयकर त्रिपाठी कुछ कहना चाहते हैं। जयकर त्रिपाठी साहब, रोग नेशंस के साथ खड़ा किया। आपने जो बात की उस पर जयकर त्रिपाठी कुछ कहना चाहते हैं। पूरे वर्ल्ड में इक्वेट हो गए हम पाकिस्तान के साथ। अरे क्या दुआ साहब, पहली बात तो ये कि हम लोग जो भी एक्सपर्ट्स हैं ये किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ अलाइंड नहीं है, इसलिए आप ये न सोचिए कि जो हमारे साथ नहीं है वो हमारे खिलाफ है।
ये सोचना बहुत गलत है। नहीं, लेकिन उन्होंने बड़ी बात उठाई कि पाकिस्तान के साथ लेकिन आपने इस फैक्ट को कंसीडर नहीं किया। पाकिस्तान के साथ इक्वेट होने की भी बात कर रहा हूं, एक साथ खड़े हुए। आशीष दुआ सुन लीजिए, मैं वही बात पे आ रहा हूँ। पहले चाइना के माध्यम से ये खबर आई थी कि चाइना ये कह रहा है कि पाकिस्तान की अगर भारत की एंट्री की बात उठाई जाएगी तो उसके साथ पाकिस्तान को भी एंट्री देनी पड़ेगी। लेकिन चाइना को ये पता था कि पाकिस्तान का, जब फॉरेन मिनिस्टर मेरी बात सुन सकेंगे तो चाइना के प्रेशर में रहे, कैसे कहे जी? आप मेरी बात सुनेंगे या खुद ही बोलेंगे बीच में? प्लीज, शराफत का तकाजा ये है कि एक आदमी बोलता रहे तो दूसरा सुने। पूरे फैक्ट्स दीजिए। देखिए, एटिकेट ये होता है दुआ साहब, एटिकेट ये होता है वार्तालाप का, डिस्कशन का, कि अगर कोई बोल रहा है तो उसको बोलने दिया जाए और अपनी बारी आने पे बोला जाए। पाकिस्तान और इंडिया को चाइना इक्वेट कराना चाहता था। चाइना ने कहा भी था कि अगर इंडिया का मामला डिस्कस होता है तो पाकिस्तान का भी उसमें डिस्कस होना चाहिए और दोनों को एंट्री मिलनी चाहिए। लेकिन चाइना जानता था कि पाकिस्तान और भारत के ट्रैक रिकॉर्ड में बड़ा फर्क है। पाकिस्तान के ऊपर आरोप लगे हैं कि नॉर्थ कोरिया को, ईरान को न्यूक्लियर सप्लाई दी है, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी दी है। हमने ऐसा कुछ नहीं किया है। हमने पाकिस्तान के साथ फर्स्ट एग्रेशन का एग्रीमेंट भी हमने करना चाहा था, उन्होंने नहीं मंजूर किया। इस स्थिति में चाइना पाकिस्तान का नाम ही नहीं ले पा रहा था। चाइना के लिए सिर्फ एक स्थिति बची थी पाकिस्तान को सपोर्ट करने के लिए कि वो प्रोसीजरल उस पर कि एनएसजी के मेंबर होना चाहिए, इस पर वो ले आया। और आप जो कह रहे हैं डिस्कस नहीं हुआ, जापान ने उठाया था ये मामला, जापान ने ही प्रस्ताव दिया था भारत के सदस्यता का। तो यहाँ पर कृपया अपनी चीज़ें, अपनी फैक्ट्स वेरीफाई कर लीजिए। और 3 घंटे डिस्कशन हुआ। विकास स्वरूप जी ने, जो MEA के जो स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने बहुत स्पेसिफिकली कहा और बहुत देशों ने सपोर्ट में कहा कि उसको आना चाहिए। इतना बड़ा नहीं गोपाल कृष्ण, आप देखिए, स्विट्जरलैंड के प्रेसिडेंट आपसे कहते हैं जब पीएम मोदी मिलने जाते हैं कि हम समर्थन देंगे, उसके बाद वो कंसर्न जाहिर कर देते हैं। तो ये क्या बात हुई फिर? नहीं, देखिए, उन्होंने, जो विकास स्वरूप जी ने पूरा स्पेसिफिकली कहा है कि वहां पे देयर वाज अ डिस्कशन फॉर 3 years एंड आवर फ्रेंड्स एंड वेल विशर्स on that discussion on expansion of membership। ये सारी पूरी डिबेट हुई और आज आप देखिए 12 मई से पूरे विश्व में इस बात के लिए डिबेट तो हो रहा है। बहुत सारे कंट्रीज हमारे साथ खड़े हुए हैं। तो आप, मतलब जो हमारे देश में कुछ कंट्रीज, जो ये क्या, जो आप और ये जो कांग्रेस है, वो क्या चाइना के साथ खड़े हैं क्या? बहुत सारे देशों ने हमारा सपोर्ट किया, उनकी तो तारीफ करिए। उसके ऊपर हमने उनको विन ओवर किया। 7-8 देशों ने अगर अपोज कर दिया तो ये तो उनके तरफ खड़े हो गए कि उनको नहीं कर। अरे जिन लोगों को उन्होंने अपोज कर दिया, हम अपने साथ ला पाए, सक्सेस मानेंगे आप? उन अमेरिका ने इतना जहां गए उन्होंने अपोज कर दिया, ये नहीं कह सकते आप किया उसको सक्सेस मानेंगे आप? कैसे कह सकते हैं? अमेरिका ने, मैक्सिको तो हम इंडिया के साथ है, मैक्सिको गए थे पीएम, अमेरिका खुलकर इंडिया के साथ है, स्विट्जरलैंड ने साथ कहा था, जापान ने किया। लेकिन ये है कि सारे देश साथ में नहीं आए। डिफेंस एक्सपर्ट आरके मल्होत्रा साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। मल्होत्रा साहब, देखिए, आप कह रहे हैं कि आज हिंदुस्तान को पाकिस्तान के साथ खड़ा कर दिया। आई थिंक इसके फैक्ट्स हमें समझने चाहिए। फैक्ट्स ये है कि पाकिस्तान भी एक कंट्री है, ऐसा नहीं है कि कंट्री नहीं है। तो उसने भी एक अपनी एप्लीकेशन दी चाइना के कहने पे कि साहब मैं भी बनना चाहता हूं एनएसजी का मेंबर। तो इसमें क्या इक्वेशन हुई? 10 और कंट्रीज भी कर सकती थी, लेकिन वो एक ऐसी कंट्री जिसके पास न्यूक्लियर कैपेबिलिटी है, तो वो भी एंट्री के लिए आया। लेकिन पाकिस्तान की सपोर्ट में कोई नहीं बोला। इंडिया के कंसर्न जाहिर कुछ कंट्री ने किया, तो इसमें इक्वेट कहाँ हो गए पाकिस्तान और इंडिया? एक 1/5 आवर साइज, 1/8 आवर इकोनॉमी कंट्री अगर हमारे गले की फांस बना हुआ है तो हम उसको नकार नहीं सकते, लेकिन ये भी नहीं कह सकते कि वो देश ही नहीं है। वो देश है, उसके भी कुछ मित्र हैं, उसके भी कुछ दुश्मन है, तो वो देश अपनी काबिलियत करेगा। वो चाहता है कि हमारी बराबरी करे। लेकिन सर, जो चाहता था वो हो तो गया। वो चाहता था कि इंडिया को मेंबरशिप ना मिले। नहीं, ये बात है, अगर वो रोकना चाहता, सर एक मिनट, तो वो ये चाहता था कि वो भी एक मेंबर बने। जो वेवर इंडिया को मिला है उसको वेवर नहीं मिला। तो उस वेवर की जगह वो जंप करना चाहता, हाई जंप करना चाहता और सीधा एनएसजी में घुसना चाहता। तो कहां हुआ उसका? हाँ, भारत को एनएसजी में नहीं, प्रिलिमिनरी में, आगे का एजेंडे में भारत नहीं आया।
अभी तो प्लेनरी है, कोई एनएसजी की मीटिंग नहीं थी, एक प्लेनरी थी। उस प्लेनरी में ये था कि ये एजेंडा आएगा कि नहीं आएगा, तो उस एजेंडे के बारे में डिबेट हुई कि साहब हमारे कुछ कंसर्न्स हैं चाइना का कि नहीं। और ये तो कामयाबी कही जा सकती है कि चाइना बार बार कह रहा था कि 16 एजेंडे में भारत की मेंबरशिप है ही नहीं, नॉन एनपीटी सिग्नेटरी की बात ही हम नहीं करेंगे, और उसके बावजूद भारत की मेंबरशिप को लेकर बातचीत हुई। तो कहीं ना कहीं ये तो एक बात कही जा सकती है। शीलकांत शर्मा साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे? नहीं, मैं ये बताना चाहता हूं कि ये बड़ी बारीकियां हैं एनएसजी की अंदर की बातें जो हैं, और हम लोग जो कुछ देख पा रहे हैं वो थोड़ा बहुत जो बाहर निकल के आया है वो बिल्कुल सही बात है, पर उसको समझना चाहिए। उनके प्रोसीजर में, एनएसजी के प्रोसीजर में इस तरह की चीज़ें नहीं थी अभी तक जो चाइना ने लाया है इस बार। पहली बार जैसे जो क्राइटेरिया पे डिस्कशन है वो एनएसजी के बहुत सारे मेंबर्स तैयार नहीं थे उसके लिए, पर चाइना ने फोर्स किया उस पर डिस्कशन करने के लिए। ठीक है, हो सकता है कि जिन लोगों ने कंसर्न जाहिर किया, जिनके लिए आप जो हमारे मित्र कह रहे हैं कि वो उन्होंने अपोज किया, उनका कंसर्न ये जो क्राइटेरिया है और खासकर उन क्राइटेरिया की सीढ़ी से दूसरे देशों को लाने की बात जो है, उसका हो सकता है उनका कंसर्न उस बात पे हो, भारत के लिए ना हो। ओके, और ये बड़ा जायज कंसर्न है क्योंकि नॉन एनपीटी कंट्रीज कौन से हैं? पाकिस्तान, नॉर्थ कोरिया। पर जस्ट बिकॉज इंडिया ने एनपीटी साइन नहीं किया इसका मतलब ये नहीं कि इंडिया और नॉर्थ कोरिया और पाकिस्तान एक से हो गए। बिल्कुल सही बात। ये तो लॉजिकल फैलेसी है भाई। जंगल में कई लोग गए पर जो लोग सब नहीं गए सब मतलब शहरी हो गए क्या? या मतलब कितने उदाहरण दे सकते हैं आप? ये तो लॉजिकल फैलेसी है कि क्योंकि आप एनपीटी में नहीं है इसलिए आप उनके बराबर हो गए, जबकि आप नॉर्थ कोरिया को देखिए कितने सारे यूएन सैंक्शंस लगे हुए हैं और चाइना उनको बचाने की कोशिश करता है। पाकिस्तान के बारे में बहुत सारा बताया जा चुका है। तो हमें अच्छा हम खुद ही मान रहे हैं कि हम उनके बराबर हो गए, ये तो इससे ज्यादा लॉजिकल कोई बात हो ही नहीं सकती। ज्यादा शर्मा, इससे ज्यादा कोई लॉजिकल बात नहीं हो सकती। फिर दूसरी बात यह है कि उस प्रोसीजर में एक स्टेटमेंट दिया जाता है। आप देखिए पूरी कितनी बारीकी से काम होता है। उनका सिर्फ एक पब्लिक स्टेटमेंट आया है। उस स्टेटमेंट में क्या लिखा है उन्होंने लिखा है भारत के साथ एंगेजमेंट की बात हुई और 2008 के डिसीजन के तत्वावधान में ये बातें होती रही। ये वाली बात जो है और किसी देश के लिए नहीं कही जा रही उनके स्टेटमेंट में, और ये बात 2011 से कही जा रही है। तो भारत की अपने आप एक स्पेशल पोजीशन है एनएसजी में। जो चाइना चाहता है उसको ब्रॉड बेस करने के लिए वो उसको डाइल्यूट करना चाहता है। अब उसमें कितना चाइना सक्सेसफुल होगा ये तो दूसरों पे निर्भर करेगा। लेकिन इसी चीज को दूसरे तरीके से देखें जेके त्रिपाठी साहब, मैं आता हूं आशीष दू आपके पास। जेके त्रिपाठी साहब, इसी चीज को दूसरे तरीके से देखें। ओबामा जा रहे हैं और पीएम मोदी की ओबामा की केमिस्ट्री कितनी खास है ये सबने देखी है। बार बार अमेरिका ने बैक किया एनएसजी को लेकर। वही केमिस्ट्री बुश और मनमोहन सिंह जी की भी थी। बुश और मनमोहन सिंह जी की थी, और आपने कहा कि बुश ने फोन भी किया था चाइना को। इस बार भी लगा कि अमेरिका इतना बैक कर रहा है तो हो सकता है चाइना कन्विंस हो जाए, लेकिन इस बार वो नहीं दिखा। तो नई सरकार जब आएगी, नई सरकार का नया स्टैंड होगा अमेरिका में, तो क्या वो भी भारत के लिए एक चिंता की बात हो सकती है? नहीं, क्योंकि भारतीय जो अमेरिकन कांग्रेस में जब मोदी जी गए थे उन्होंने भाषण दिया तो कांग्रेस में बायपार्टीजन सपोर्ट था उनके लिए। और अमेरिका की ये सच्चाई है कि भले ही उनका बायपार्टीजन जो पॉलिटिक्स से चल रही है, लेकिन भारत अमेरिका के लिए गुड कैंडिडेट है। तो वो अक्रॉस द पार्टी सिस्टम दे सपोर्ट इंडिया, और ये एक अमेरिकन स्ट्रेटेजिक परसेप्शन। चाइना को सबसे बड़ी तिलमिलाहट इसी चीज से होती है। और ये तो जेके त्रिपाठी साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। आ रहा हूं, जेके त्रिपाठी साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान की जहाँ तक बात है, पाकिस्तान की बात आप छोड़िए, चाइना के साथ जो हमारे इस मामले में रिलेशंस हैं, आप देखिए 2008 और 2016 में आप कंपेयर कीजिए तो 2008 में जो बुश ने चाइनीज प्रेसिडेंट को फोन किया था वो था हमें कुछ वेवर दिलाने की बात। बिल्कुल। और अभी हमारी फुल फ्लेजेड मेंबरशिप की बात हो रही है, और हमें ये उम्मीद करना बेवकूफ़ी होगा कि जब अगर हम ये उम्मीद करें कि ओबामा के कहने से चाइना हमें तुरंत फुल फ्लेजेड मेंबरशिप देने के लिए राजी हो जाएगा, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा डेविएशन होगा चाइना के लिए। हाँ, जैसा कि शर्मा जी कह रहे हैं कि अगली सरकार हमें पूरा वो, क्योंकि कांग्रेस हमारे साथ है, इसलिए ये पूरा हमें विश्वास है कि अगला यूएस प्रेसिडेंट भी भारत के साथ अपने रिश्तों को देखते हुए चाइना को कन्विंस करने की कोशिश करेगा। लेकिन अब चाइना कितनी जल्दी कन्विंस होगा ये नहीं है कि अगला प्रेसिडेंट आते ही
फोन कर देगा और तुरंत चाइना और एक ये साल 2 साल एक छोटे यूएस में क्या है, यूएस में जो सेनेट है वो सुप्रीमेसी है उसकी, तो वो कंटिन्यूटी चलेगी पॉलिसीज की। और इस बार जिस तरह से मोदी जी का वहां पे स्वागत हुआ या जो उसको सर वो बात मत करिए, उसके बाद उसी के बाद यूएस कांग्रेस में इंडिया का बिल गिरा था, आप वो बात मत करिए। ये तो आप वो बात अल्टीमेटली लेकिन आशीष दुआ कुछ कहना चाह रहे हैं। नहीं आशीष दुआ कुछ कहना, आशीष दुआ बोलिए। देखिए सबसे बड़ी इससे सीखने की बात है कि डिप्लोमेटिक लेट डाउन ये जो हुआ है देश के साथ, और हम मानते हैं कि प्रधानमंत्री हमारे देश के हैं। ये बीजेपी वाले मानते होंगे कि बीजेपी के प्रधानमंत्री, लेकिन देश के प्रधानमंत्री हैं। देश के प्रधानमंत्री अगर इतना एफर्ट करें, आगे जाके बात करें और इतना लेट डाउन हो जाए तो अच्छा नहीं है। डिप्लोमेसी के लिए ये अच्छा है कि फॉरेन ऑफिस को उसका काम करने दिया जाए, डिलीजेंटली बैक एंड टीम्स को काम करने दिया जाए। ये नहीं कि सामने जाके आप हाईएस्ट लेवल पे प्लीडिंग करना शुरू करें। हेड ऑफ द स्टेट शुड बी देयर टू सील द डील, not to do the pleading and then getting let down like this, ताकि आपके पास आगे का रास्ता ना बचे। नहीं देखिए ऐसा कुछ नहीं है। देखिए यहाँ तो सारी बात में यही लग रहा है डिप्लोमेटिक जो इनिशिएटिव्स है, डिप्लोमेटिक इनिशिएटिव्स डिप्लोमेसी के ऊपर छोड़े जाने चाहिए। इस तरह से बड़बोलेपन से, मतलब आप बाहर बैठे स्टूडियो में बैठे डिप्लोमेसी तय कर देंगे और वो सारा उसका वो लिख देंगे कि क्या डिप्लोमेसी प्रोसीजर होना चाहिए, क्या सक्सेस है, क्या फेलियर है। आपकी सारी बात से यही लग रहा है कि आज कांग्रेस अपोजिशन तो उन देशों के साथ खड़ा हो रहा है जिन्होंने देश के हित में आगे बढ़ने में कहीं ना कहीं रोड अटकाने की कोशिश की है। आपके सामने आ गया, आपके कंस्ट्रक्टिव सजेशन बात ही नहीं बची, आप कुछ वो करें, ये डिप्लोमेसी में हरदम पॉजिटिव रह के आगे बढ़ना पड़ेगा। आज जो हालत की आपने देश की इस मुद्दे के ऊपर, चलिए मेरे पास समय खत्म हो चुका है, मेरे पास समय खत्म हो चुका है। आशीष दुआ मेरे पास समय खत्म हो चुका है। वी हैव नो ऑब्जेक्शन टू एंट्री ऑफ पाकिस्तान। लेकिन एक बात तो आपने कही अच्छी जो मुझे लगी कि देश के प्रधानमंत्री हैं, तो देश के प्रधानमंत्री अगर कोई कोशिश कर रहे हैं तो देश की कोई भी पार्टी हो उसको उनका साथ देना चाहिए। ठीक है, आप उसमें भी आप कोई नुक्स निकालते हैं तो ये हो सकता है ये आपकी पार्टी आपकी राजनीतिक मजबूरी हो। लेकिन मेरे पास समय खत्म हो चुका है। आर के मल्होत्रा साहब, मैं फाइनल कमेंट आपका ही लूंगा इस पूरे डिबेट में। सर एनएसजी पर हम इतनी बात कर रहे हैं कि न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप आज में हमारी एंट्री क्या हुई कि हम बिल्कुल दुनिया में एक बड़ी पावर बन जाएंगे। आप क्योंकि डिफेंस को अच्छे तरीके से समझते हैं, सर एक फाइनल कमेंट इस सवाल के साथ कि एनएसजी की मेंबरशिप मिल गई तो भारत कितनी बड़ी ताकत बन जाएगा या कितना फायदा हो जाएगा हमको? सिंबॉलिक है, इससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। जो एनएसजी की वेवर से हमें ट्रेड और टेक्नोलॉजी का फायदा होना था वो हमें मिल चुका है, लेकिन एक सिंबॉलिक है। असली सीढ़ी हम यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जाना चाहते हैं। अगर उधर चढ़ना है तो ये पैदान चढ़नी पड़ेगी, तो ये कोशिश तो करते ही रहना पड़ेगा। नॉट ओनली एनएसजी, हमें हर वो पैदान जैसे वेसनार एग्रीमेंट है, ऑस्ट्रेलिया ग्रुप है, जैगनर ग्रुप है, उन सब में जाना पड़ेगा और तभी हम उस मुकाम पे पहुंच सकते हैं। वो एनपीटी के मेंबर्स का है नहीं, अल्टीमेटली एनपीटी आप वो कह रहे हैं कि आगे कोशिश करनी पड़ेगी। नहीं, और ये वर्क इन प्रोग्रेस है, ये मान सर वर्क इन प्रोग्रेस तो आप बहुत बार बोल चुके हैं। ठीक है, कोशिश करते हैं कि ये प्रोग्रेस जो सक्सेस में मिलेगी, फाइनल प्रोडक्ट आएगा, वो मंजिल तक पहुंचेगा आपकी इसी सरकार में, वरना कोई दूसरी सरकार में होगा तो फिर आप उसके ऊपर सवाल उठाएंगे और फिर उस पर बात करनी पड़ेगी। खैर बहुत शुक्रिया आप सभी का, बहुत शुक्रिया सर, समय खत्म हो चुका है। बहुत शुक्रिया आप लोगों का। तो भारत के खिलाफ चाइना वॉल, ये बार फिर से यहाँ पर साबित हुआ है कि चाइना वाकई भारत के सामने वॉल बनकर खड़ा हुआ, और चाइना वॉल तो पूरी दुनिया में मशहूर है। अब देखते हैं कि हमारी डिप्लोमेसी कितनी कामयाब होती है इस वॉल को पार करने में, और यही मोदी डिप्लोमेसी की सबसे बड़ी कामयाबी कही जाएगी जो फिलहाल अभी नहीं हो पाया है। वर्क इन प्रोग्रेस कहा जा रहा है, देखते हैं ये वर्क इन प्रोग्रेस वाकई मंजिल तक पहुंचता है या नहीं। फिलहाल हमारे इस खास शो में बस इतना ही। आप देखते रहिए बिग स्टोरी बिग डिबेट और जी बिजनेस।